तो दोस्तों मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम 12th क्लास के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको सोल्व कराएंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह का पैटर्न हमारा एग्जाम में आता है। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा 2024 का एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, उसका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, उसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको पता ना हो कि किस तरह का पेपर आएगा अब की बार आपका, तो आप उस वीडियो में जाकर अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। तो आज इस सीरीज का पहला पार्ट लेकर आ गए हैं हम। कहने का मतलब 2017 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे जो सीबीएसई द्वारा बनाया गया है। तो आपको ये पता चलेगा इन वीडियो को देखने के बाद कि किस तरह का बेस हमारा तैयार होना चाहिए पेपर के लिए और किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। जैसा कि आप सैंपल पेपर सोल्व करते हैं तो उनसे इतना पता नहीं चलता जैसा कि आपको इस वीडियो से पता चलेगा, या आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर सोल्व करते हैं उन सब से आपको पता चलता है। तो आज हम 2017 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो सिर्फ कंडीशन ये है कि 2017 के हम उन क्वेश्चनों को छोड़ेंगे जो अब की बार हमारे रिड्यूस कर दिए गए हैं। मतलब कुछ सिलेबस हमारा रिड्यूस्ड हुआ है, आप सबको पता है। तो जो क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं होगा इस बार, वो क्वेश्चन हम छोड़ देंगे इस सैंपल पेपर से और सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको सोल्व कराने वाले हैं एक ही वीडियो के जरिए। तो बने रहे आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा के ऊपर और इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व होने वाला है आपके लिए एक ही वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं जो हमारा 2017 का आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। तो ये देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये हमारे 2017 में आया था। इसमें हमारे पास 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। तो पहले पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता था, लेकिन अब का पैटर्न क्या है वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो मिलेगी, उस पर जाके क्लिक करके देख सकते हो। लेकिन जो आज मैं आपको कराने वाला हूं उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है मैथमेटिक्स की और कैसी तैयारी आपकी हो चुकी है। तो साथ कॉपी पेन लेकर आप तैयार हो जाओ। मैं क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं, उससे पहले मैं सोल्व करूं उससे पहले आप खुद सोल्व करके देखना। अगर हो जाता है तो वीडियो को बेशक स्किप करके अपने अगले क्वेश्चन पर चले जाना। तो चलते हैं, देख लिया होगा आपने क्वेश्चन पेपर, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं हमारे सैंपल पेपर के पहले क्वेश्चन से लेकर सभी क्वेश्चन। तो हमारे सैंपल पेपर में जो पहले 4 क्वेश्चन हैं वो हमारे एक एक नंबर के हैं। मतलब ये मान लो एक वर्ड में जो हम आंसर देते हैं वैसे क्वेश्चन है। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ फॉर एनी 2 क्रॉस 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, हमारे पास मैट्रिक्स है 8 0 0 8, देन राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्या कह रहा है, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कि एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसमें हमारे पास क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन दे रखी है, जो कितनी दे रखी है इन्होंने, 8 0 0 और 8। तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमारा एक नंबर का क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मतलब 2017 के क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन जो है हमारा 1 मार्क्स का। तो चलते हैं, देखो जैसा कि आप सबको दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर ये देखो एक तरह से 8 और 8, अगर यहां से हम 8 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो क्या करो, इसमें से 8 कॉमन ले लो। तो क्या आ जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8 ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा अंदर 1 0 0 और 1। और आप सबको पता है ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं इसको। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया हमारे पास, 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। और आप सब ने क्वेश्चन पेपर पढ़ते ही और आपका सिलेबस आप पूरा कर चुके हैं। तो मैट्रिक्स चैप्टर में एक हमारे पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, वो होता है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये फॉर्मूला आया कहां से है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। वीडियो लंबी तो जाएगी लेकिन आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा कि ए इनवर्स जब हम निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। यही होता है ना हमारे पास, यही होता है। अब क्या हो जाएगा, इस डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले आओ। तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये इनवर्स उस साइड जाएगा तो पूरा बन जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है बात। अब इसके साथ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए। बात समझ में आ गई। यहां से ये फॉर्मूला निकल कर आया है।
तो हमारे पास डिटर्मिनेंट देखो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या निकला, इससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो हमारे पास निकल कर आ चुका है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 8। तो हमारा आंसर आ चुका है पहले क्वेश्चन का, जो कितना है 8। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसको बड़ी ही इजी वे से हमने सोल्व किया। बस आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी, और आई कहां से है मैंने ये भी आपको बता दिया है। तो चलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो भी है हमारे किसका 1 मार्क्स का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। वो हमारे पास कि एफ ऑफ एक्स गिवन दे रखा है इन्होंने, और वैल्यू निकलवा रहा है के की। देखो ये हमारे लिमिट एंड कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये कि हमारे पास फंक्शन दे रखा है इसने, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा सेकंड क्वेश्चन हमारा, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, और के दे रखा है जब हमारा एक्स इज इक्वल टू है 3। बात समझ में आई। और क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। हमारे पास इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है कि जो ये फंक्शन गिवन है ये एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर क्या है, कंटिन्यूअस दे रखा है। तो आप सबको पता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, जिसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, मतलब इक्वल होती हो, वो होता है। अब आप सबको पता है कि ये वैल्यू जब हम के की वैल्यू निकालते हैं तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट के ऊपर उसके इक्वल लेते हैं। मतलब जो ये वैल्यू है, डिवाइड में भी इन्होंने कुछ दे रखा था x माइनस 3, इसके डिवाइड में है x माइनस 3। क्लियर है। तो कैसे सोल्व करेंगे, जैसे हम लिमिट लगाते हैं, सबसे पहले क्या लगाएंगे, लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 ऐसे लिखते हैं, और किस में पुट करेंगे, जहां 3 हमारा नॉट इक्वल दे रखा हो, मतलब ये वैल्यू x की है जो वो 3 से लेस भी हो सकती है, 3 से ज्यादा भी हो सकती है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पूरी की पूरी इस फंक्शन में हमारी एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आ गई। और उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू दे रखी है इन्होंने के। क्या दे रखी है, के। तो सबसे पहले हम लिमिट लगाते हैं, तो क्या होगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 3। बात समझ में आ गई। ये हमारे फंक्शन की वैल्यू कब, जब हम लिमिट लगाते हैं। क्लियर है बात। अब देखो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की वैल्यू हमारे पास ये और बी की वैल्यू है ये, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। क्लियर है इतनी बात। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये 3 और 6 कितना हो गया, 9। तो ये तो आ गया हमारे पास x प्लस 9 इंटू ये क्या आएगा, देखो 3 में से माइनस 6 जाएगा तो x माइनस 3 बचेगा, और डिवाइडेड बाई x माइनस 3। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आप सबको पता है अगर यहाँ हम डायरेक्ट x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो डिवाइड में 0 आ जाएगा, 3 माइनस 3 0, जो हम इम्पॉसिबल बात होती है, मतलब नॉट डिफाइंड बन जाएगा। इसलिए ये कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, x प्लस 9। क्लियर है। और लिमिट चल रही है हमारी x टेंडिंग टू 3, मतलब अब x की जगह पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो 3। तो 3 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा, 12। और आप सबको पता है ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, चाहे इसको राइट हैंड लिमिट मान लो, अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये इसके इक्वल होगी, मतलब k की वैल्यू डायरेक्ट यहां से आ जाएगी 12। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारे 2017 के क्वेश्चन पेपर का। अब चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, आप स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। तो चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे इंटीग्रेशन का। और कैसा इंटीग्रेशन है, देखो इन्होंने दे रखा है हमारे पास इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये वैल्यू हमारे पास दे रखी है इन्होंने, और साथ में dx भी होगा। हाँ, साथ में क्या है, dx। ठीक है, तो हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो देखो बिल्कुल क्वेश्चन दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन है बिल्कुल इजी। क्यों है इजी, अगर आपको इस आइडेंटिटी का पता है जो मैं अब लगाने वाला हूं, तो आप इसको एक झटके में कर जाएंगे। वो क्या है, देखो ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, ये कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। डिवाइडेड बाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 2 से ही कर दो इसको डिवाइड। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा वो 2, क्योंकि ये इसके नीचे आएगा, ऊपर नीचे से क्या कहा चला जाता है, वो ऊपर। अब देखो ये जो आइडेंटिटी होती है ना, ये होती है हमारी किसकी, इस माइनस को भी बाहर निकाल देता हूं मैं एक बार, तो -2। ये आइडेंटिटी होती है हमारी cos 2x की। किसकी,
cos 2x की डिवाइडेड बाई ये आइडेंटिटी होती है sin 2x की। किसकी? sin 2x की। क्लियर हुई बात? cos 2x अपॉन sin 2x क्या होता है? cot 2x तो ये आ गया -2 इंटीग्रेट ऑफ cot 2x dx। और cot 2x का आप सबको पता है क्या होता है इंटीग्रेशन, -2 एज इट इज, इसका हो जाएगा log sin 2x, और 2x का हम डिवाइड में कर देते हैं 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -log ऑफ sin 2x प्लस c। ये हमारा क्या आएगा इसका आंसर। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो है हमारा 1 मार्क्स का 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, बस ये आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप पूरा साल पढ़ के आए हो तो जाहिर सी बात आपको ये आइडेंटिटी पता होगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब हमारे 1 नंबर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो एक बार पढ़ के देखो। वो क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन 2x - y + 2z = 5 एंड दिस। तो आप सबको पता है ये जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का है, जो है प्लेन टॉपिक से। और प्लेन टॉपिक अब की बार हमारा रिड्यूस कर दिया गया है सिलेबस से। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं करेंगे, वैसे ये है कुछ नहीं आपको, लेकिन सिलेबस अब की बार रिड्यूस हो चुका है तो मैं नहीं बताने वाला इसको, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा इससे। क्यों? क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम जो सिलेबस कटा हुआ है, रिड्यूस हुआ है, उसको भी करें, क्योंकि वो हमारे पहले का काम होता था। जो हम वीडियो कर चुके हैं हमारे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, वह आपको इसके बारे में जानने का मौका मिल सकता है अगर आप बाद में टाइम हो तो। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, अब की बार रिड्यूस कर दिया गया था। अब चलते हैं हमारे सेक्शन बी आ चुका है। अब सेक्शन बी में हमारे पास क्या है? 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, जो हमारे 5th क्वेश्चन से लेकर 12th क्वेश्चन तक है, मतलब 7 क्वेश्चन अब हम 2-2 नंबर के करेंगे। तो जैसे हमारे पास 5th क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि इफ A is a skew symmetric matrix of order 3 then prove that determinant of A is equal to 0। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे रखी है जो स्क्यू सिमेट्रिक है। ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होगी, सीधी सी बात है। और वो प्रॉपर्टी क्या है? देखो, वो प्रॉपर्टी ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अगर ए हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे ना वो -a के इक्वल होगा। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। क्लियर है? हमें प्रूव करना है कि इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? 0। तो कैसे करेंगे? देखो इसको सोल्व, बिल्कुल ही आसान है इसको सोल्व करना। क्या कर लेते हैं? दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लेते हैं, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हमने डिटरमिनेंट ले लिया, तो वो क्या हो जाएगा? देखो, अगर डिटरमिनेंट लेंगे तो ये ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हो गया, और ये बराबर है -a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? अब आप सबको पता है, अगर ये चीजें आपको पता नहीं तो शायद ही आप 12th क्लास में पास हो पाएंगे या अच्छे मार्क्स ले पाएंगे, अगर इन छोटी छोटी बातों का अगर आपको जवाब नहीं आता तो। क्लियर है? क्या है वो जवाब? कि जो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है ना, वो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए के ही इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। बात समझ में आ गई? और डिटरमिनेंट ऑफ -a, ये क्या होता है कि हम माइनस को बाहर ले लेते हैं, और अंदर बच जाता है हमारा डिटरमिनेंट। बात समझ में आ गई? अब इस डिटरमिनेंट को इस साइड लिया, देखो ये एक डिटरमिनेंट है, और प्लस में ये इस साइड आएगा तो ये भी एक डिटरमिनेंट हो गया, और इक्वल टू बच गया हमारे पास 0। 1 डिटरमिनेंट प्लस 1 डिटरमिनेंट हो गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। 2 को नीचे ले जाओ तो क्या आ जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्या प्रूव कर दिया हमने कि डेट ए की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास क्या आई है? इक्वल टू 0। और यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था? प्रूव करना था कि जब हमारे पास ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उस केस में हमारे पास क्या होगा? उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आएगा, जिसको हमने बड़ी इजी वे से क्या कर दिया? सोल्व कर दिया। क्लियर है बात? अब चलो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, 6th क्वेश्चन के ऊपर। तो 6th क्वेश्चन को बताने से पहले वही बात आ गया हमारे पास कि 6th क्वेश्चन पढ़ो एक बार, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। जो ये 6th क्वेश्चन है वो हमारे रोल्स थ्योरम से संबंधित, और रोल्स थ्योरम हमारे डिफरेंशिएशन चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज में आता है, लास्ट कंसेप्ट में आता है। और रोल्स थ्योरम भी अब की बार हमारी रिड्यूस हो चुकी है, तो इसको भी हम स्किप करने वाले हैं। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन। ये कह रहा है, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या दे रखा है हमारे पास कि वॉल्यूम किसी क्यूब की चेंज हो रही है, तो सीधी सी बात है dv अपॉन dt दे दिया।
जो कितना दे रखा है इन्होंने 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये हमारे पास क्या दे रखी है, वॉल्यूम की चेंजमेंट दे रखी है इन्होंने क्यूब के केस में। किस केस में है, क्यूब। हमारे पास क्यूब दे रखा है, ये आपको याद रखना होगा कि क्यूब दे रखा है जो क्या है dv अपॉन dt इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। चलो आगे पढ़ते हैं। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि जब एज मतलब ए मान लिया, इसकी साइड है कोई क्यूब दे रखी है और उस क्यूब की हमने मान ली कि साइड क्या है ए, साइड क्या है ए, तो इसमें ये कह दिया कि जब ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है ना, उस टाइम के ऊपर ये बताओ कि इसका सरफेस एरिया कितना चेंज होगा। मतलब डीए अपॉन dt की वैल्यू पूछ ली हमसे। बात समझ में आ गई? तो करते हैं इसको सोल्व। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। हमारे पास dv अपॉन dt दे रखा है, तो आप सबको पता है कि अगर क्यूब है तो क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्यूब। क्या होता है, a क्यूब, यही होता है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कर देते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब dv अपॉन dt कर देते हैं। तो क्या होगा, देखो पहले पावर का करेंगे तो पावर आगे 3a स्क्वायर इंटू ए का क्या होगा da अपॉन dt। बात समझ में आ गई? अब जो ये dv बटे dt है वो किसके इक्वल दे रखा है, 9 के। वो किसके इक्वल दे रखा है, 9 सेंटीमीटर के। बात समझ में आ गई? यहां से हम वैल्यू निकालते हैं da अपॉन dt की। वो क्या हो जाएगी, ये 3a स्क्वायर नीचे चला जाएगा, देखो इसको कैंसिल कर दो 3 पे, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर, 3 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। बात समझ में आ गई? हमें वैल्यू निकालनी है देखो इसकी। अब आप सबको पता है जो सरफेस एरिया होता है किसी भी क्यूब का वो होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यही होता है ना। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डीए अपॉन dt क्या आ जाएगा, देखो 2 आगे आ जाएगा 12a इंटू ए का हो गया डीए अपॉन dt। बात समझ में आ गई? अब देखो a की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 10 सेंटीमीटर, तो पुट कर दो 12 इंटू ए की वैल्यू है 10 इंटू डीए बटे dt की वैल्यू अभी निकाली हमने 3 अपॉन a स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, यही है ना। एक 10 से एक 10 हमारा क्या हो गया, कैंसिल। 2 से 5 पे काट देते हैं इसको, 2 पे 6 पे, तो कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये यूनिट का ध्यान रखना कि जो एरिया की यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में करनी है, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो ये आ जाएगा 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये था हमारा 7th क्वेश्चन, जिसको भी हमने बड़ी इजी वे से क्या कर लिया है, सोल्व। तो अब चलते हैं 8th क्वेश्चन के ऊपर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शो दैट द फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 100। ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है इन्होंने। ये कह रहा है कि इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना होगा पूरे के पूरे रियल नंबर के ऊपर। तो आप सबको पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, जिसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो उस इंटरवल के अंदर। मतलब अगर इसने रियल नंबर की बात की है तो हमें ये प्रूव करना होगा कि ये जो फंक्शन दे रखा है इसका पहला डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा पूरे के पूरे रियल नंबर के ऊपर। तो देखते हैं कि क्या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पूरे के पूरे रियल नंबर के ऊपर ग्रेटर देन 0 है या नहीं। तो उसके लिए इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 6। बात समझ में आ गई? हाँ, इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 6। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब देखो इसको क्या करते हैं, एक बार थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज मतलब इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या कर दिया, इसमें प्लस का 1 ऐड कर दिया और माइनस का 1 ऐड कर दिया। कर सकते हैं, देखो ऐसा कर सकते हैं। तो 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और -1 को 1 का स्क्वायर लिख दिया, बाहर माइनस लगा दिया। अब देखो एक चीज बन गई अब हमारे पास। वो चीज क्या है, देखो ध्यान दो एक बार कि a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इन तीनों से हम क्या लिख सकते हैं कि ये आ गया हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आ गया या नहीं आ गया, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह आ गया हमारे पास। बात समझ में आ गया? और प्लस का 6 और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। तो प्लस 6 में से 1 जाएगा तो ये हमारे पास आ गया प्लस का 5। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव निकल कर आया जो कितना है 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब इसने सारे के सारे रियल नंबर की बात की है, लेकिन एक बात बताओ
कि ये हमारे पास क्या है 3 पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0, ये भी पॉजिटिव है और ये है किसी भी इंटरवल का स्क्वायर। और आप सबको पता है किसी का भी स्क्वायर मतलब पूरे रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है ना। मतलब हमने ये दिखा दिया कि जो ये f डैश x आया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। कब? जब हम रियल नंबर पुट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया। क्या लिख सकते हैं? हेंस fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था कि ये इंक्रीजिंग होगा ऑन r के ऊपर। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि सारे की सारी जो वैल्यू आई है वो हमारे ग्रेटर देन 0 होंगी चाहे हम कुछ भी पुट कर लें। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन? 8th क्वेश्चन। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। और क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन? देखो पढ़ो एक बार 9th क्वेश्चन, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 2 to 1 एंड 5 1 minus 2 is 4। फाइंड इट्स जेड कोऑर्डिनेट। क्या कह रहा है कि एक हमारे पास लाइन दे रखी है P और Q। क्या दे रखी है? एक लाइन P और Q। तो P के कोऑर्डिनेट दे दिए इसने 2 2 और 1। बात समझ में आ गई? और Q के कोऑर्डिनेट दे दिए इसने 5 1 और 2। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। 5 1 और -2 है, सॉरी। आगे क्या रहा है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है ना, देखो जो इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के क्या है? वो ऊपर, मतलब इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है, ये मान लो ये पॉइंट है। क्लियर हुई बात है? और उसका ना जो x कोऑर्डिनेट है वो इन्होंने दे रखा है 4। वो कितना है? 4। y कोऑर्डिनेट मान लिया y है और z कोऑर्डिनेट मान लिया क्या है? z। बात समझ में आ गई? तो ये कह रहा है कि आपको z कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है इस z कोऑर्डिनेट की। बात समझ में आ गई? ये है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बात समझ में आई? आप सबको पता है कि अगर ये x की वैल्यू है, आपने 10th में भी किया था और 11th में भी क्वेश्चन सोल्व किया था, कि मान लिया कि ये जो पॉइंट है, मतलब इसको पॉइंट को नाम दे दिया O। ये जो पॉइंट O है ये इसको k⁻1 के अंदर काट रहा है। बात समझ में आ गई? तो हम k की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? आप सबको पता है एक सेक्शन फॉर्मूला होता था जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट की वैल्यू देता था, जो क्या था? m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही होता था। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। देखो ये m1 है, ये m2 है। m1 की वैल्यू k और x2 की वैल्यू 5। 5 इंटू k क्या आ गया? 5k। प्लस में m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2, तो 2 1 जा 2, ये आ गया हमारे पास प्लस का 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। ये आ गया हमारे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। और आप सबको पता है x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है इन्होंने? 4। तो ये इज इक्वल टू पुट कर दिया हमने 4। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आया हमारे पास 4k प्लस 4। 5k में से 4k जाएगा तो ये आ जाएगा k, 2 साइड जाके माइनस होगा तो ये आ जाएगा 2। मतलब 2 की वैल्यू क्या आ गई? सॉरी, k की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो ये आ गया हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 2⁻1। बात समझ में आ गई? अब z कोऑर्डिनेट निकालना है, निकाल दो। z कोऑर्डिनेट क्या होगा? वो होगा m1z2 प्लस m2z1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही होगा। बस पुट कर दो वैल्यू। क्या आ गया? m1 की वैल्यू है 2 और z2 की वैल्यू है -2, तो 2 2 जा 4, माइनस का 4। प्लस में m2 की वैल्यू है 1, z2 की वैल्यू, z1 की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1 3। तो ये आ गया -4 में से 1 जाएगा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब 3 1 जा 3, माइनस का 1 आ गया हमारा क्या? इसका z कोऑर्डिनेट। तो z कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई -1। बात समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन में हमारे पास z कोऑर्डिनेट की ही वैल्यू ये पूछ रहा था, जिसको हमने क्या कर दिया? सोल्व कर दिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है? अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब 10th क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी दिखेगा आपको स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। पढ़ो क्या कह रहा है। ए डाई हुज फेसेस आर मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन। क्या कह रहा है कि एक डाई है, उसमें क्या है कि 1 2 और 3, देखो 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यही होते हैं ना। पहले जो 3 है ना, इन्होंने कह दिया कि उनके ऊपर मार्क लगा रखा है रेड, मतलब वो रेड है। और जो ये 4 5 6 है वो कह रहा है ग्रीन। ये कितने हैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ग्रीन है। आगे पढ़ो। इज टोस्ट, वो डाई क्या कर दिया हमने? टोस्ट करी। लेट ए बी द इवेंट नंबर ऑब्टेन्ड इज इवन। ए इवेंट दे रखा है जो क्या है? इवन नंबर होना चाहिए। जो क्या दे रखा है इन्होंने? इवन नंबर। ठीक है, आगे पढ़ो। आगे क्या रहा है? एंड बी बी द इवेंट नंबर ऑब्टेन इज रेड।
और बी दे रखा है जो नंबर है ना वो एक रेड होना चाहिए, नंबर वो क्या होना चाहिए, रेड। क्या कह रहा है, फाइंड ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। देखो क्या कह रहा है, फाइंड इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी की वैल्यू ये चेक करनी है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है इसने। तो आप सबको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से इवेंट होते हैं, बता देता हूं एक बार। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड ना करते हो। मतलब इसकी एक कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट इवेंट की कि जो हम इंटरसेक्शन निकालते हैं ना किन्हीं भी दो नंबर का, वो अगर उनकी डायरेक्ट प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है तो हम उसको बोल देते हैं कि वो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स के, मतलब वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, आपस में कोई डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। बात समझ में आ गई। तो एक बार देखो ए है, ए इवेंट में कौन कौन से आएंगे ये बताओ। चलो ए है, ए के अंदर आएंगे जो इवन नंबर है। इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4 और 6, यही है ना। और बी इवेंट के अंदर कौन से आएंगे, जो रेड है। रेड में कौन से हैं, पहले 3, 1, 2 और 3, यही आएगा। अब 3 नंबर है तो पी ऑफ ए क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाय टोटल है 6, तो हमारे पास आ गई 1/2। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे, वो क्या आएगी, ये भी 1/2 आएगी, आएगी ना। हाँ, अब एक बार इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 है, बस 2 ही है। तो इन दोनों में इंडिपेंडेंट मतलब एक एलिमेंट आएगा 2। बात समझ में आ गई, जो रेड भी हो और इवन भी हो। तो ये आ गया हमारे पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या आएगा, एक नंबर आया है डिवाइडेड बाय टोटल 6। तो एक बात बताओ, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, मतलब 1/2 और 1/2 की प्रोडक्ट क्या होती है, 1/4। जो हमारे पास नॉट इक्वल है 1/6 के, मतलब क्या ये इंडिपेंडेंट है, नहीं, क्योंकि हमारे पास इनकी डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है वो हमारे इंटरसेक्शन के इक्वल नहीं आ रही, नहीं आ रही ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए और बी है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट्स। बात समझ में आ गई, बस यही बताना था कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वो हमारा 11th क्वेश्चन। देखो 11th क्वेश्चन एक बार पढ़ो, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। तो चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर, जो है 2 टेलर्स ए एंड बी अर्न 300 एंड 400 पर डे रिस्पेक्टिवली। एक बार पढ़ो, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन शायद। ए कैन स्टिच 6 शर्ट एंड 4 पेयर्स ऑफ trousers with, while B can be stitched 10 shirt and 4 pair of trousers per day. To find how many days should each of them work and it desired to produce at least 60 shirt। देखो ये हमारा एलपीपी का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का नहीं। एलपीपी का क्यों है, देखो इसने हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है जो हमारे स्टेटमेंट का है एलपीपी का। और आप सबको पता है ये जो क्वेश्चन है एलपीपी का अब की बार रिड्यूस कर दिया गया, मतलब एलपीपी चैप्टर में हमारे पास वही क्वेश्चन है जो हमारे स्टेटमेंट वाले हैं, सॉरी स्टेटमेंट नहीं, जो हमारे इक्वेशंस वाले हैं। इस तरह के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो हमारे कैंसिल हो चुके हैं अब की बार, मतलब रिड्यूस कर दिए गए हैं सिलेबस से। तो इस क्वेश्चन को भी नहीं करेंगे, क्यों, वैसे ये है कुछ नहीं। इसको क्या करेंगे, पहले हम स्टेटमेंट में चेंज करेंगे इक्वेशंस में इस स्टेटमेंट को, उसके बाद उसको क्या करेंगे उसी वे से सोल्व कर देंगे, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में नहीं आने वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है हमारा 12th क्वेश्चन। देखो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन चैप्टर का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा इंटीग्रेशन। ये कह रहा है कि इंटीग्रेट dx अपॉन 5 माइनस 8x माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो इसको हमें सोल्व करना होगा, मतलब इंटीग्रेट करना होगा इसको। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम, देखो इसका हमारे पास सोल्व करने का एक तरीका होता है कि हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर में तोड़ दें, और उसके हमारे पास फॉर्मूले होते हैं। तो इसको तोड़ेंगे कैसे, सबसे पहले इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लो। क्या ले लेते हैं, इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लेते हैं, या इसको यही के यही छोड़ दो। तो इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि हमें सोल्व करने में इजी रह जाए। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव प्लस का 8x और माइनस 5। समझ में आ गया। अब इसमें क्या कर देते हैं हम, प्लस का 4 ऐड कर देते हैं और माइनस का 4 ऐड कर देते हैं। क्यों, एक स्क्वायर बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास आ गया एक परफेक्ट स्क्वायर बनकर, जो क्या है, देखो इन तीनों से ध्यान देना एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देख लो। तो इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर। खोल के देखो यही तीनों टर्म आएंगे यहाँ पर, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं। -4 और माइनस का 5,
-5 -4 ये दो बच्चे ना, ये हो गया -9 और -9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेट ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका हमारे पास डायरेक्ट आंसर आता है, इसका वो क्या होता है 1/2a इंटू लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये हमारे पास इस फॉर्मूले का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है। तो बस कुछ नहीं है, इसमें उस फॉर्मूले में क्या कर देते हैं पुट, a की वैल्यू क्या है 3। क्लियर है? तो हमारे पास इसको खोलेंगे तो सीधा आंसर आएगा 1/2a 2a यानी 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 इंटू लॉग x माइनस ए। देखो x अब की बार ये पूरा है, तो x प्लस 2 माइनस का 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और प्लस का 3, यही है। तो हमारे पास आया 1/6 लॉग, ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 और प्लस का c। ये हमारा इस इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों सेक्शन जो हमारा बी था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी जो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हमने कर लिए हैं। मतलब 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं हमारे 2017 के क्वेश्चन पेपर के। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन। आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, देखो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। ये कह रहा है कि tan इनवर्स x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 प्लस tan इनवर्स x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू π/4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। जब हमारे पास क्या गिवन है, इन्होंने दे रखा है tan इनवर्स x माइनस 3 अपॉन x प्लस 4, सॉरी x माइनस 4 प्लस में tan इनवर्स x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। ये हमारे पास गिवन दे रखा है इन्होंने, और ये इक्वल दे रखा है π/4 के। ये हमारे पास इक्वल क्या है π/4 के। तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। ये हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये हमारे कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो हमारे 4-4 नंबर के हैं। जो हमारे क्वेश्चन चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन से लेकर हमारे 23 नंबर क्वेश्चन तक, मतलब 10 क्वेश्चन अब और होने वाले हमारे 4-4 नंबर के। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। क्या कह रहा है, तो आप सबको पता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है बता देता हूं आपको, कि tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ये होता है हमारे tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला। तो पुट करेंगे इसी फॉर्मूले में, a की वैल्यू होगी ये कंप्लीट और b की वैल्यू होगी ये कंप्लीट। ठीक है, तो कंप्लीट इसको सोल्व करते हैं। तो tan इनवर्स a प्लस b, a की वैल्यू क्या है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4, प्लस में b की वैल्यू क्या है x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। मतलब इन दोनों की क्या है मल्टीप्लाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x माइनस 3 और x प्लस 3 की करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई हो गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी ऐसे ही होगी तो x स्क्वायर माइनस 16। डायरेक्ट हमने क्या कर दी, इनकी मल्टीप्लाई कर दी। अब ऊपर सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर, तो एलसीएम से सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स एज इट इज, देखो इक्वल में π/4 है, उसको बाद में करेंगे हम। तो इनका एलसीएम आ जाएगा इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये आ गई इनकी प्रोडक्ट। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, देखो x की x के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर, x की 4 के साथ करेंगे 4x, माइनस 3 के x के साथ करेंगे माइनस 3x, और माइनस 3 और प्लस 4 की करेंगे माइनस 12। ये आ गई डिवाइडेड बाई, देखो अब इसकी और इसकी भी होगी मल्टीप्लाई, तो प्लस, देखो यहां कर देते हैं x और x की x स्क्वायर, x और 3 की 3x, प्लस का माइनस 4 की और x की हो गई माइनस 4x, और माइनस आ गया 12, ये नीचे लिख दिया हमने। ठीक है, इतनी बात। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे देखो, नीचे एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16। इस एक्स स्क्वायर माइनस 16 से एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। अब देखो ऊपर क्या बचेगा, ध्यान देना एक बार, tan इनवर्स एज इट इज इनटू, अब देखो एक एक्स स्क्वायर और ये रहा एक एक्स स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास 2x स्क्वायर। क्या बना हमारे पास 2x स्क्वायर, प्लस का 4x और ये माइनस का 4x, ये हो गया कैंसिल। माइनस का 3x और प्लस का 3x, ये भी हो गया कैंसिल। क्या बचा, माइनस का 12 और माइनस का 12, माइनस का 24, यही बचा हमारे पास। और तो सब देखो ये हमारा यूज कर लिया, ये कैंसिल हो चुका है, अब यही बचा। डिवाइडेड बाई, डिवाइड में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, मानना माइनस 16 और माइनस ये क्या है प्लस 9 है ना, प्लस का 9, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 7। क्लियर है। और इज इक्वल टू आप सबको पता है π/4 था, क्या था π/4।
इस tan इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, मतलब इसके इक्वल टू में हमारे पास क्या है 1। इसको उस साइड ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -7। ये इस साइड गया तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -7 और प्लस का 24, तो क्या आ जाएगा -7 प्लस का 24। ये हमारे पास बचेगा कितना 17, सही है ना। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 17/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √17/2। ये हमारा क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। देखो फिर से एक बार देखते हैं, इसका दोनों का एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 16। अब इसकी मल्टीप्लाई करी x की और x की x स्क्वायर, x की और 4 की 4x माइनस 3x और माइनस का 12, ठीक है। प्लस में फिर इसकी गई तो x स्क्वायर और x की और 3 की 3x माइनस 4x माइनस 12। क्लियर है। डिवाइडेड बाई दिस, इसका एलसीएम लिया, ये हो गया हमारे पास कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस में -12 और -12, ये हो गया हमारे पास कितना माइनस का 24 डिवाइडेड बाई, देखो ये आ गया हमारे पास माइनस का 16, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 16, ये माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 9, तो -16 में से 9 जाएगा, हमारे पास बचेगा 7। इसको सोल्व कर दिया तो हमारे पास आंसर यही आ गया। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो हमारे कितना 4 नंबर का था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14th क्वेश्चन अभी दिखेगा आपको स्क्रीन के ऊपर, सोल्व करेंगे उसको भी बिल्कुल इजी वे में। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये हमारे डिटरमिनेंट चैप्टर का, और जो ये कंसेप्ट है जिसमें हम प्रॉपर्टी का यूज करके डिटरमिनेंट को इक्वल प्रूव करते हैं, वो अब की बार सिलेबस से क्या हो गया है रिड्यूस, मतलब इस क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं करने वाले, क्योंकि ये अब की बार एग्जाम में नहीं आएगा। अब चलते हैं हमारे 15th क्वेश्चन के ऊपर। तो 15th क्वेश्चन में हमारे पास 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, मतलब आप कोई भी एक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों समझाने वाला हूं। तो जैसे हमारे पास 15th क्वेश्चन में पहला पार्ट है x रेस टू पावर y प्लस y रेस टू पावर x इज इक्वल टू a रेस टू पावर b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर x रेस टू पावर y प्लस y रेस टू पावर x है इज इक्वल टू a रेस टू पावर b है, देन dy बाई dx की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। क्लियर है। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, देखो इसको हमने मान लिया u इज इक्वल टू मान लिया हमारे पास है x रेस टू पावर y, मतलब इसको हमने मान लिया u और इसको मान लिया v। क्लियर है। अगर मैं du अपॉन dx निकाल दूं प्लस में dv अपॉन dx निकाल दूं, इक्वल टू में क्या आएगा 0। क्यों आएगा 0, क्योंकि a रेस टू पावर b का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। क्लियर है। तो हम ये दोनों वैल्यू निकाल कर लाएंगे और यहाँ क्या कर देंगे पुट, और dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। u इज इक्वल टू क्या है हमारे पास x रेस टू पावर y, हम दोनों साइड लोगरिथम ले लेते हैं, मतलब log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log x रेस टू पावर y। अगर जो log में पावर होती है ना, वो पावर आगे आ जाती है हमारे पास, तो y का आ जाएगा आगे। क्लियर है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन u इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा y एज इट इज log x का हो गया 1 अपॉन x प्लस में log x एज इट इज, और y का हो गया हमारे पास dy अपॉन dx। क्लियर है। यहां से du अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, ये जो u है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहां से या। क्लियर है। इस u की वैल्यू थी क्या x की पावर y, तो क्या आ गई x की पावर y इंटू y अपॉन x प्लस log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है इतनी बात। अब इस x की पावर y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी इसके साथ करेंगे तो देखो ये जो x है ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 बन के जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं y x की पावर y -1, क्यों, क्योंकि दोनों का बेस सेम था, पावर क्या होगी ऐड। प्लस में क्या आ गया हमारे पास x रेस टू पावर y इंटू log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, डी यू अपॉन डी एक्स की। मतलब हमने एक पार्ट सोल्व कर दिया, इसका क्या है कि डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू गिवन आ गई, हमने सोल्व कर दिया। तो वो कितनी आई है y इंटू एक्स रेस टू पावर y -1 प्लस में x रेस टू पावर y इंटू log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। अब करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट सोल्व। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, जो हम v मान कर चल रहे हैं। देखो ये v नहीं माना था हमने, ये वाला, इसको सोल्व करते हैं। मतलब v इज इक्वल टू क्या है
y रेस टू पावर x। उसी तरह लोगरिथम ले लो दोनों साइड, तो log v क्या आ जाएगा, अब की बार देखो पावर आगे आ जाएगी इंटू log y हो जाएगा। देखो यहां log लेंगे तो पावर क्या आ जाएगी आगे। डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा देखो log v का हो गया 1/v इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू x एज इट इज। log y का किया तो 1/y और y का हो गया dy अपॉन dx, ठीक है। प्लस में फिर log y एज इट इज इंटू x का किया तो हो गया 1। अब v ऊपर जाएगा, देखो ये v यहां से कैंसिल होके यहां आ जाएगा। v की वैल्यू क्या थी y रेस टू पावर x, पुट कर दी हमने, तो क्या आया x अपॉन y इंटू dy बाई dx प्लस में log y। क्लियर है। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह ये y ऊपर जाएगा तो y रेस टू पावर -1 हो गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू वाई रेस टू पावर x -1, क्योंकि बेस सेम था, पावर क्या हो गई x और -1 ऐड हो गई, इंटू में है dy अपॉन dx प्लस में ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो y रेस टू पावर x इंटू log y। ये आ गई हमारे पास वैल्यू dv अपॉन dx की। क्लियर है इतनी बात। अब ये दोनों वैल्यू हम यहां रख देते हैं, उठा के रख देते हैं, तो क्या होगा देखो ध्यान देना। अब ये dv अपॉन dx की वैल्यू प्लस में क्या है du अपॉन dx, जो ये रहा, तो इसी में मैं ऐड कर देता हूं एक बार, तो यहां लिख दिया प्लस y इंटू एक्स रेस टू पावर y -1 प्लस में x इंटू वाई log x इंटू dy बाई dx और इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। इक्वल टू क्या था 0 था ना। अब देखो इस टर्म में और इस टर्म में हमारे पास dy बाई dx है, वो ले लिया हमने कॉमन, dy अपॉन dx क्या ले लिया कॉमन, तो देखो यहां से dy बाई dx गया तो क्या बचा x इंटू वाई रेस टू पावर x -1। क्लियर है। और यहां से dy बाई dx गया तो यहां बचा x रेस टू पावर y इंटू log x। इतनी बात क्लियर है। इक्वल टू, अब देखो ध्यान देना, ये दोनों टर्म हमने यूज कर ली हैं, ये और ये, तो कौन सी टर्म बची है कि ये और एक ये उस साइड जाएगी तो माइनस हो जाएंगे दोनों, तो माइनस बाहर निकाल लिया। ये क्या है y रेस टू पावर x log y और ये क्या है प्लस में y x रेस टू पावर y -1। इतनी बात क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ ये दोनों क्या थी पॉजिटिव, उस साइड जाएंगी तो दोनों क्या हो जाएंगी नेगेटिव, और वो नेगेटिव मैंने बाहर लगा दिया। क्लियर है। वैल्यू तो हमें dy अपॉन dx की निकालनी है, तो क्या हो जाएगी ये डिवाइड में चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा y रेस टू पावर x log y, बाहर माइनस है हमारे पास ये वाला, प्लस में y x रेस टू पावर y -1 डिवाइडेड बाई ये x y रेस टू पावर x -1 प्लस x रेस टू पावर y इंटू log x। ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर dy अपॉन dx। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, मतलब और में दे रखा है ऑप्शन टाइप में, वो और सोल्व करते हैं एक बार। उसमें क्या दे रखा है देखो एक बार, वो है हमारे पास, वो भी हमारे पास किसका है डिफरेंशिएशन का इक्वेशन है। क्या कह रहा है देखो एक बार, दिखेगा आपको अभी स्क्रीन के ऊपर कि e रेस टू पावर y इंटू एक्स प्लस वाई, ई रेस टू पावर y इंटू एक्स प्लस 1 है ना शायद 1 इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स के होल स्क्वेयर की। ये हमें प्रूव करना है देखो इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। कैसे करेंगे देखो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई रेस यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, ई रेस टू पावर वाई एज इट इज, एक्स का क्या हो गया 1 प्लस में एक्स प्लस 1 एज इट इज इंटू ई रेस टू पावर वाई का ई रेस टू पावर वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा 0, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो यहां से हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी देखो ध्यान देना एक बार, ये उस साइड गया तो माइनस का ई रेस टू पावर वाई डिवाइडेड बाई ये कंप्लीट नीचे जाएगा तो एक्स प्लस 1 इंटू ई रेस टू पावर वाई, ई रेस टू पावर वाई से ई रेस टू पावर वाई कैंसिल, तो क्या बचा -1 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार दोबारा, तो क्या आ जाएगा डबल डेरिवेटिव, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इस कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इसके आगे नेगेटिव भी लगा सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है पॉजिटिव। ये किसकी वैल्यू थी, ये वैल्यू थी हमारे पास dy अपॉन dx के अंदर, तो ये आ गया हमारे पास dy अपॉन dx और उसका होल स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था हमारे इसके ऑप्शनल पार्ट में। क्लियर है। तो ये था हमारा 15th क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो है हमारा 16वां क्वेश्चन। तो देखो क्या कह रहा है हमारा 16th क्वेश्चन, स्क्रीन के ऊपर दिखेगा अभी।
देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, इंटीग्रेशन चैप्टर का। क्या कह रहा है कि इंटीग्रेट कोस थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसको हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा के। तो देखो कैसे करेंगे इसको सोल्व। आप सबको पता है कि हम इंटीग्रेशन चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो थीटा होता है इसको अगर हम टी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो कैसे करेंगे एक बार कन्वर्ट, उसके बाद बताता हूं। हमने क्या मान लिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू मान लिया टी। क्या मान लिया, टी। तो साइन थीटा को क्या हो जाएगा, कोस थीटा डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। वो डी एक्स लगा दिया, या सॉरी डी थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो कोस थीटा इंटू डी थीटा की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं डी टी। तो ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा इंटू डी थीटा, इसकी जगह वैल्यू आ गई हमारे पास डी टी डिवाइड बाई 4 प्लस टी स्क्वेयर इंटू 5 माइनस 4 टी स्क्वेयर। यही आया। इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको हम ए और बी की फॉर्म में तोड़ देते हैं। तो ए अपॉन क्या आ जाएगा 4 प्लस टी स्क्वेयर प्लस में बी अपॉन आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 4 टी स्क्वेयर। ठीक है, इसको एक बार एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा 4। देखो ये कैंसिल करेंगे एलसीएम लेने के लिए, मतलब 4 प्लस टी स्क्वेयर इंटू 5 माइनस 4 टी स्क्वेयर, ये आ गया इसका एलसीएम। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या आएगा 5a माइनस 4a टी स्क्वेयर प्लस में b की इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 4b प्लस में b टी स्क्वेयर। इतनी बात क्लियर है, ये इससे हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचा dt इज इक्वल टू, या dt को नहीं लेते, 1 इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ dt के साथ क्या है 1 है। तो क्या आया 5a प्लस 4b माइनस 4a। देखो टी स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, तो टी स्क्वेयर कॉमन, तो ये आ गया माइनस का 4a प्लस का b। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, इस साइड क्या है कांस्टेंट पार्ट ये, और इस साइड क्या है कांस्टेंट पार्ट 1। तो 5a प्लस 4b किसके इक्वल आ गया 1 के। और यहां देखो प्लस में 0 इंटू टी स्क्वेयर लिख सकते हैं हम। तो ये किसके पार्ट, मतलब माइनस 4a प्लस का b, ये किसके इक्वल आएगा 0 के आएगा ना। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, और इस साइड फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 है। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये प्लस ये माइनस और ये फर्क नहीं पड़ना, ये कैंसिल। 5a अपॉन 16a, मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 21a इज इक्वल टू आया 1। a की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 21। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो a की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन 21 प्लस का 4b इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, तो 4b इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 5 अपॉन 21। एलसीएम लिया 21 में से 5 जाएगा 16 अपॉन 21 इज इक्वल टू 4b। 4 से कैंसिल करेंगे 4 पे, तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 21। ये आ गई हमारी b की वैल्यू, ये a की वैल्यू, दोनों यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान देना। अब ये आया a की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन 21 इंटू, साथ में हमारे पास dt चलेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वेयर, प्लस में ये वैल्यू क्या आई थी 4 अपॉन 21 वो बार, इंटू dt अपॉन 5 माइनस 4 टी स्क्वेयर। क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको सोल्व कराने की जरूरत है, क्योंकि यह फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स वाला और यह फार्मूला लग जाएगा sin इनवर्स वाला। क्यों, क्योंकि एक फार्मूला होता है dt अपॉन a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का, जो क्या होता है tan इनवर्स x बाई ए, 1 अपॉन a इंटू tan इनवर्स x बाई ए। और यह फार्मूला लगेगा हमारा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला, इसको क्या लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस 2t का होल स्क्वायर। तो आगे आप इसको खुद सोल्व कर लेना, ये आपको होमवर्क की तरह है। अगर सोल्व ना हो तो मुझे कमेंट करके बताना। क्लियर है, क्योंकि अब टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा इसमें और ये कुछ भी नहीं बचा अब। क्लियर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है हमारा 17th क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो स्क्रीन के ऊपर अभी आएगा, इसको सोल्व करके देखना कॉपी पेन उठा के। अगर ना हो तो कमेंट करना, अगली वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो में इसको क्या कर देंगे सोल्व करके दिखा देंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा वो क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है 17th, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इंटीग्रेशन में एक लास्ट एक्सरसाइज आती है जिसमें हम प्रॉपर्टी का यूज करके इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो भी सिलेबस से रिड्यूस हो गई है, सॉरी, तो वो भी हम नहीं करेंगे इस
वीडियो में, क्योंकि उनका फायदा नहीं है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको जो रिड्यूस्ड हुआ सिलेबस है वो भी कराया जाए। क्लियर है? क्योंकि वो अब की बार एग्जाम में नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है, देखो इसके जो और में क्वेश्चन है वो भी हमारे उसी प्रॉपर्टी का यूज होगा कि लिमिट तोड़ते हैं हम, 1 से 2 तक चले जाएगा, 2 से 3 तक, तो वो भी सिलेबस से नहीं है, इसलिए उसी को भी नहीं करा रहा मैं। तो 18वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। वो क्या कह रहा है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स x माइनस वाई, tan इनवर्स x माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। यही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसको सोल्व करना होगा, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखो हम dy अपॉन dx, देखो इस dx को इस साइड ले आते हैं, तो dy अपॉन dx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये बच जाएगा क्योंकि dx जा चुका है, तो tan इनवर्स x माइनस में y, यही आएगा ना हमारे पास। इसको नीचे ले जाते हैं, तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई, वो आई हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यही आया हमारे पास। अब देखो dy अपॉन dx एज इट इज, इसको इस साइड ले आएंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू बचेगा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बचेगा। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने की एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, dy अपॉन dx प्लस में py इज इक्वल टू q। ये हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। उसमें क्या होता है, इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होता है वो होता है इक्वल टू e रेज टू पावर p इंटू dx का इंटीग्रेशन। तो इस इक्वेशन में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो वो क्या होगा, देखो e रेज टू पावर p की वैल्यू क्या है, ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स है, तो ये बचेगा e रेज टू पावर tan इनवर्स x। ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इस जर्नल इक्वेशन को सोल्व करने का क्या है मेथड, कि ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q इंटू dx। ये हमारे पास क्या होता है, जर्नल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका होता है जब डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की हमारे पास गिवन हो। तो पुट करते हैं वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, देखो ये आ जाएगी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है, e रेज टू पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर tan इनवर्स x इंटू q की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली देखो इक्वल टू क्या होता है ना, ये होता है जो मतलब tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको सोल्व करेंगे तो देखो लेफ्ट साइड तो हमारी सोल्व हुई y है, हम राइट साइड को सोल्व करते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई में है। क्लियर है? तो क्या मान लिया हमने, tan इनवर्स x को t मान लिया इसको सोल्व करने के लिए, क्या पुट कर दिया, t। ध्यान देना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। क्लियर है? अब देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, dt। तो अब क्या आया, e रेज टू पावर, इसको क्या माना था, t इंटू में t dt। क्लियर है? तो ये बचा हमारे पास t इंटू e रेज टू पावर t इंटू dt। इसको अब क्या करना होगा, सोल्व करना होगा, कर लेते हैं। u इंटू v का फॉर्मूला भी तो होता है इंटीग्रेशन में, उसको लगा दो तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू लेके चल रहे हैं, ये हमारे लेफ्ट साइड में है, ये ध्यान रखना। तो वो होता है, देखो आइलेट रूल लगाते हैं ना हम, पता होगा, पूरा साल पढ़ चुके हो आप। तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, तो ये u की वैल्यू है, ये v की वैल्यू है, तो क्या होती है u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर t, वो सेम रहेगा, फिर भी बता देता हूं, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ du मतलब dt अपॉन dt इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर t इंटू dt, और इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ये होता है हमारा फार्मूला u इंटू v का, मतलब u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v और कंप्लीट का इंटीग्रेशन। तो सोल्व करते हैं, देखो t एज इट इज e रेज टू पावर t का क्या होता है, e रेज टू पावर t सेम, माइनस dt अपॉन dt 1 हो गया, इसका सेम हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर t इंटू dt। तो क्या आया, t इंटू e रेज टू पावर t माइनस में e रेज टू पावर t, e रेज टू पावर t कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, t माइनस 1।
ये हो गया इंटीग्रेशन इस राइट साइड का। टी की वैल्यू वापिस पुट कर दो, क्या थी tan इनवर्स x। तो क्या आ जाएगा देखो यार, इस पे आ जाओ अब। तो y इंटू ई रेस टू पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर दिया, बस t की वैल्यू पुट करनी है जो है tan इनवर्स x, कर दो ई रेस टू पावर tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1, प्लस में c जरूर लगाते हैं हम। ई रेस टू पावर tan इनवर्स से ई रेस टू पावर tan इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस में 1 प्लस c। ये हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसको हमने सोल्व करके एक सिंपल इक्वेशन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारे वेक्टर चैप्टर का। अभी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा आपको क्या कह रहा है हमारा 19वां क्वेश्चन दिखेगा आपको। शो दैट द पॉइंट ए बी सी विद द पॉइंट दे रखे, वेक्टर दे रखे हमारे पास, आपको दिख रहे होंगे, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल गिवन है हमारे पास इस तरह की। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है, मान लिया ये ए पॉइंट है, ये बी और ये सी। वैल्यू है हमारे पास इसकी, देखो ए बी सी की, जो ये है 2i माइनस जे प्लस के। देखो कैप है, ये ध्यान रखना क्योंकि ये वेक्टर हमारे पास यूनिट वेक्टर दे रखे हैं। बी की वैल्यू i माइनस 3j माइनस 5k, और सी की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3i माइनस 4j माइनस 4k। क्लियर है। तो सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना था कि ये इस ट्रायंगल के वर्टिसेस बनेंगे। तो देखो वर्टिसेस तो दिख ही रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अगर कोलिनियर पॉइंट होते ही तो ये एक दूसरे के मल्टीपल में लिखे जाते, मतलब किसी इंटीग्रल कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद एक दूसरे के इक्वल होते, लेकिन वो दिख नहीं रहे। मतलब कुछ भी कॉमन लेने के बाद कोई भी वेक्टर एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो अगर ये कोलिनियर नहीं है तो सीधी सी बात है ये किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो अब इसका एरिया निकालना है हमें। तो एरिया निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ए बी और बी सी वेक्टर की। ठीक है, तो ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर कैसे निकलता है, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को घटा दो, आई में से 2i जाएगा माइनस का i, माइनस 3j में से प्लस हो जाएगा j माइनस का 2j बचेगा, माइनस 5k माइनस का k, तो माइनस 6k। कैप जरूर लगाना है इनके ऊपर। ठीक है, उसी तरह बी सी वेक्टर, सी में से बी वेक्टर घटा दो, 3i में से आई गया 2i, माइनस 4j ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का j बचेगा, माइनस का 4k प्लस का 5k हो जाएगा तो प्लस का k बचेगा। ये हमारे पास आ गया बी सी वेक्टर, ये आ गया ए बी वेक्टर। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, वो होता है 1/2 इंटू ए बी क्रॉस बी सी का मोड। क्लियर है। अब ए बी क्रॉस बी सी, देखो क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो कर देते हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट होती है हमारे डिटर्मिनेंट रूल से, तो ये हो जाएगा -1, इसी तरह होती है ना, इसी तरह होती है क्रॉस प्रोडक्ट। या लिखते हैं आई इंटू जे इंटू के, या लिख देते हैं -1 -2 -6, ये हो जाएगा 2 -1 और 1। इसको सोल्व करते हैं। देखो मतलब इस डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा आई इंटू, इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो, माइनस का 2 माइनस का 6 माइनस का आ गया 8 माइनस जे एज इट इज, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, माइनस आई प्लस का 12 माइनस 1 प्लस का 12, तो क्या आ जाएगा माइनस का 11। समझ में आएगा, -1 और माइनस माइनस प्लस का 12, सॉरी प्लस का आएगा ये, और प्लस में के एज इट इज इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, +1 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4, 1 और 4 5। तो हमारे पास ए बी इंटू बी सी आ गया, जो कितना आया है माइनस का 8 आई, वह देखो माइनस का 11j प्लस का 5k। और अब निकाल दो इसका मोड। मोड कैसे निकलता है हम आप सबको पता है, अंडर द रूट 864, ये हो जाएगा 121 प्लस में 25 डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको आप सोल्व कर लेना, जो आएगा वो हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर। कैसे आएगा, देखो इनको जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 और 1 6, 6 और 9 4 9, 2 2 4 4 और 6 0, सही है ना, 5 6 और 4 10 हो गया, सॉरी ये 0 हो गया हमारे पास। देखो 5 और 1
6, 6 और 4 10, कैरी 1 आई, 2 2 4, 4 और 6 10 और एक कैरी 1। ठीक है, समझ में आया बात? 1 है, 1 ये हो जाएगा 2, इसका अंडर रूट लगा दो डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है? इसको जोड़ देना, डिवाइड कर देना 2 से। इसका अब आप रूट भी निकाल सकते हो, अंडर द रूट तो निकालना आता ही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है हमारा 20वां क्वेश्चन। तो 20वें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एक बार देखते हैं किस तरह ये सोल्व होगा। देखो एक बार, तो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा 20वां क्वेश्चन है हमारे, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 4 पॉइंट आर कोप्लेनर। देखो कोप्लेनर का जो कंसेप्ट है वो भी रिड्यूस्ड हो गया आपकी बार सिलेबस से, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो है हमारा शायद प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। देखो एक बार क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं एक बार 21 क्वेश्चन को। ये है, देयर आर 4 कार्ड्स ऑर्डर 1 3 5 7, 1 नंबर इज 1 कार्ड, 2 cards are drawn random without replacement, let x denote the sum of the numbers of 2 cards, find the mean। देखो आपको दिख रहा है ना, मीन और वेरिएंस का जो कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी में, वो भी अब की बार क्या हो चुका है, रिड्यूस्ड हो चुका है, तो वो भी हम नहीं करने वाले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो कह रहा है इफ द स्टूडेंट, हाँ ये हमारे बेस थ्योरम का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने की पूरे चांस है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ये कह रहा है of the student in the school it is known 30% and 30% and 100% attendance and, हाँ देखो क्या कह रहा है, 30% वो बच्चे हैं जिनकी अटेंडेंस 100% है। जिनकी परसेंट कितनी है, अटेंडेंस कितनी है, 100%। ध्यान देना, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये अटेंडेंस है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, आगे चलो, एंड 70% जो है वो अटेंडेंस दे रखी है, इरेगुलर बच्चे हैं जो उनकी। समझ में आ गई बात? मतलब मान ली कि इवन वो हैं जिनकी 100% हमारे पास क्या है, अटेंडेंस है। 100% क्या है, अटेंडेंस, जो कितने है 30%, यानी पी ऑफ इवन की वैल्यू आ गई 30/100 यानी 3/10। क्लियर है बात? E2 मान लिया वो है जो इरेगुलर वाले हैं, जो डेली नहीं आते, 100% जिनकी अटेंडेंस नहीं है, वो कितने हैं 70%, यानी ये हो जाएगा P ऑफ E2 70/100 यानी 7/10। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गया? ये कह रहा था हमारे इतने जो आपको दिख रहा है उस पर। अब सुनो, अब ये कह रहा है प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु हैव 100% अटेंडेंस अटेन ए ग्रेड एंड 10% इरेगुलर स्टूडेंट। देखो क्या कहा इसने कि अब जो रिजल्ट आया है ना उसमें ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी दे दी, ए और बी, यही है ना, हाँ ए ग्रेड की प्रोबेबिलिटी। तो मान लिया ए, हमने मान लिया विच हैव ए ग्रेड, कि जिस बच्चे को ए ग्रेड आए है ना वो हमने ए के इक्वल मान लिया। वो किसके इक्वल मान लिया, ए को। अब सुनो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद इवन क्या होगा कि जिसके ए ग्रेड आई है और वो बच्चा 100% वाला है, कितना दे रखा है इसने, वो है 70% की। 70% बच्चा वो था जिसके ए ग्रेड आई थी, जो 100% वाला था हुआ उसमें से। देखो पढ़ो एक बार, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 70% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु हैव 100% अटेंडेंस अटेन ए ग्रेड, कि जिस बच्चे की 100% अटेंडेंस थी उसकी ए ग्रेड आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। और पी ऑफ ए विद E2 कितनी दे दी कि जो बच्चा इरेगुलर था लेकिन उसके भी ए ग्रेड आ चुकी है, वो था 10%, मतलब 10/100। तो ये आ गया 7/10, ये आ गया 1/10। बात समझ में आ गई? अब आगे पढ़ो, ये कह रहा है कि ए ग्रेड देयर एनुअल एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट चूजन रैंडम फ्रॉम द, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैज 100% अटेंडेंस इज रेगुलर रिक्वायर्ड ओनली स्कूल, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब इसने कह रही है कि वो बच्चा निकालो जिसकी 100% अटेंडेंस थी। तो बेस थ्योरम के अनुसार क्या होगा, ये वैल्यू निकलवा रहा है इवन विद ए की, इवन विद ए की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी इवन वालों की और नीचे आ जाएगा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब इवन इंटू पी ऑफ ए विद इवन प्लस में पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए विद E2। बात समझ में आ गई? ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। बस इसमें क्या है, वैल्यू पुट कर दो जो जो हमारे पास गिवन है। क्या है वैल्यू, पी ऑफ E1 की वैल्यू है 3/10 इंटू ए विद इवन की वैल्यू है 7/10
डिवाइडेड बाई ये तो सेम 3/10 इंटू 7/10 प्लस E2 की ओर लगा दो एक बार 7/10 इंटू पी ऑफ ए विद E2 कितनी है 1/10। बस इसको क्या कर लो अब आप लोग सोल्व कर लो, हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो क्या आ जाएगा 7 3 21/100 डिवाइडेड बाई ये 21/100 प्लस 7/100। एलसीएम लेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 21/21 और 7 28, तो 3 और 4 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23वां क्वेश्चन ये आपको खुद सोल्व करना होगा, मैं नहीं कराने वाला इसको सोल्व। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है एलपीपी चैप्टर का, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का। तो अगर आप 12th क्लास के इतने एंड में आ चुके हो और अगर आपको ये क्वेश्चन भी सोल्व करना नहीं आता, जिसमें हम ग्राफ से सोल्व करते हैं, जो 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ग्राफ को सोल्व करना, तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करके देखना है। तो दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो सेक्शन डी में आ गए हैं, कहने का मतलब हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है, उसके लास्ट पार्ट में आ गए हैं, जो हमारा सेक्शन डी है, जिसमें हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे। जो सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, उनमें आ गए हैं। तो अब हमारे 24 से लेकर 29 तक के जो क्वेश्चन है वो हमारे 6 मार्क्स के हैं, 6 नंबर के हैं। तो चलते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रोडक्ट एंड यूज टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी हैं, उन इक्वेशंस को क्या करना होगा, सोल्व। देखो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, ये हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। और थर्ड है 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1। इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करना होगा। सोल्व करने का मतलब ये है हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी होगी। तो आप सबको पता है इस तरह की इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो हमारे पास क्या होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब ये x, a और b क्या होते हैं, देखो अभी बताता हूँ। x जो होता है वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स में आता है, जिसमें हम वेरिएबल यूज करते हैं। वेरिएबल मतलब x, y और z। ए होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ए मैट्रिक्स क्या होती है, देखो ध्यान से देखना। अब ए मैट्रिक्स जो होती है हमारी, वो देखो इनके इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट लिखते हैं। जैसे इसका क्या है 1, ये -1 और ये हो गया 1। उसके बाद दूसरी इक्वेशन 1 -2 उसके बाद तीसरी इक्वेशन 2 1 और 3, ये होता है ए मैट्रिक्स। और बी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो हमारी राइट साइड में कांस्टेंट होते हैं, वो भी कॉलम मैट्रिक्स में लिखे जाते हैं। जैसे 4 9 और 1, 4 9 और 1, ये हमारे ए, एक्स और बी। तो सबसे पहले हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी होगी। और आप सबको पता है ए इनवर्स क्या होता है। ए इनवर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होता है हमारे इनवर्स का फॉर्मूला। क्लियर है। तो सबसे पहले हम इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट चाहिएगा, तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए जो क्या होता है, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो पहली रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 1 एज इट इज इंटू, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, पता होगा आपको, ये होगा -6 और +2। -6 + 2 कितना हो गया, माइनस का 4। बात समझ में आ गई। फिर माइनस माइनस +1, या माइनस होता है हमारे पास, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो। 3 माइनस माइनस +4, 3 और 4 क्या होगा 7। प्लस में 1 एज इट इज इंटू, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, 1 माइनस माइनस +4 तो 5 आ गया। बात समझ में आई। क्या आया हमारे पास, देखो -4, ये आ गया प्लस का 7 और प्लस का 5, 7 और 5 12, 12 में से आ गए 8। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया हमारे पास 8। क्या आ गया है 8। अब निकालते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर निकालने होते हैं, जो मैं डायरेक्ट आपको कोफैक्टर लिख के बता देता हूं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। आप सबको पता है कोफैक्टर किस तरह निकालते हैं। जैसे a11 का कोफैक्टर निकालेंगे तो इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई और माइनस प्लस का ध्यान रखते हैं। तो डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं, देखो निकालेंगे सारी चीजें, लेकिन आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा, क्योंकि टाइम कम लगे, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो, आप बोर ना हो उसके इस तरह। तो देखो a11 है वो तो दिख रहा है -4 है। उसी तरह a12 है वो क्या आएगा, देखो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, तो 3, ये प्लस का 4, 7 आया, लेकिन हम माइनस लगाते हैं कोफैक्टर में, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। ठीक है। उसके बाद 5, तो पहली रो तो निकली थी। अब देखो इसकी बात करते हैं, मतलब 2 1 की। 2 1 के लिए इसे छोड़ दो और इसे छोड़ दो,
तो -3 देखो 2 1, ये हो जाएगा -3 और -1, माइनस का 4, लेकिन 2 1 ओड है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। उसी तरह 2 2 की बात करते हैं, तो इसे छोड़ दो और इसे छोड़ दो, तो 3 माइनस में 2 1, तो ये आ जाएगा 1। उसी तरह इसकी बात करते हैं 2 3, ओड है ये ध्यान रखना, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 2 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 3। बात समझ में आ गई, ये गया और ये गया, 1 और माइनस में 2, देखो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 और 1 3, 3 का -3। अब 3 1, 3 1 क्या है इवन, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, प्लस का 2, देखो ये माइनस का 2 है, ये ध्यान रखना, ये हो गया प्लस का 2 और प्लस 2 4 हो गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि 3 1 क्या है इवन। उसके बाद करते हैं 3 2 की, ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, माइनस का 2 और माइनस का 1 -3, लेकिन ये हो जाएगा +3, क्यों 3 2 है। उसके बाद 3 3, ये इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो, -2, ये माइनस माइनस +1, तो -2 + 1 माइनस का 1, और ये आ गया माइनस का 1। तो ये हमें इस कोफैक्टर को सिर्फ जचाया है। तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, एडजॉइंट होता है हमारे पास कि जो हमने ये वैल्यू जचाई है ना, इसका ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज मतलब रो को क्या बना दो, कॉलम। तो -4 -7 और उसके बाद 5, उसके बाद दूसरी रो को 4 1 और -3, उसके बाद तीसरी को 4 3 और -1, 4 3 और -1, ये क्या आ गया एडजॉइंट। अब अगर हमें इनवर्स निकालना है, देखो तो इस एडजॉइंट के डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए करना होगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना था हमारे पास, अभी निकाला था 8, तो क्या आ जाएगा 1/8, तो इसके आगे 1/8 इंटू ये हमारे पास क्या आ गया इनवर्स। क्लियर है। और अभी अभी एक फार्मूला बताया था x = a इनवर्स b, मतलब जो ये इनवर्स आया है ना, इसकी मल्टीप्लाई कर दो b के साथ, तो b क्या है, ये रहा, b की वैल्यू है हमारे पास 4 9 और 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे x के इक्वल आएगी, और x की वैल्यू क्या थी, x y और z, तो इसके इक्वल आएगी। देखो मल्टीप्लाई करेंगे, अब कैसे होगी वो मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, इस तरह करते हैं मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की। तो -4 की -4 के साथ की, माइनस का 16, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, ठीक है, ये हमारे पास आ गई इसकी मल्टीप्लाई। उसके बाद करते हैं 7 चौक 28 माइनस का, 1 9 जा +9, 3 एकम 3, उसके बाद 5 चौक 20, -3 निम 27 और माइनस का 1, ठीक है मल्टीप्लाई, और डिवाइड में है 8, ये ध्यान रखना। तो अब देखो ये आ गया 36 और 4 40, 40 में तो 16 जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 24, कितना बचेगा 24, 24 के डिवाइड में 8 करेंगे तो ये आ गया 3, ये क्या आ गया 3। उसी तरह ये देखो 28 9 और 3 12, 28 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 16, तो ये आ जाएगा माइनस का 16, उसको 8 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद ये देखो 20 माइनस का 27 माइनस का 1 माइनस का 28, उसमें से 20 जाएगा माइनस का 8, -8/8 माइनस का 1, तो यहां से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 3, y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -2, और z की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24, जिसको हमने इजी वे में क्या कर लिया, सोल्व। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है हमारा 25वां क्वेश्चन, मतलब 25वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिखेगा। देखो लंबा क्वेश्चन है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इन क्वेश्चनों में इजी जरूर है, लेकिन अगर एक भी मिस्टेक कहीं भी हो जाती है तो पूरे के पूरे क्वेश्चन की ऐसी की तैसी हो जाती है, मतलब आंसर हमारा मैच नहीं होता फिर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है हमारे 25वां क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, हमारे पास गिवन है एक फंक्शन 4x + 3/3x + 4, क्या कह रहा है, देखो एक बार, एक फंक्शन है हमारे पास, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4x + 3 डिवाइडेड बाई 3x + 4, ये हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, और उन्होंने क्या कहा है कि ये बताओ कि ये फंक्शन 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, बाइजेक्टिव होगा, क्या होगा। देखो पढ़ो क्वेश्चन, कंसीडर एफ आर माइनस, ये देखो इसकी डोमेन और रेंज बता रखी है। उसके बाद फंक्शन गिवन है 4x + 3/3x + 4, सो दैट f इज बाइजेक्टिव, फाइंड द इनवर्स ऑफ f, f इनवर्स 0। देखो कई चीजें पूछ ली इसने, लेकिन सबसे पहले इसने ये कहा है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा या नहीं। और आप सबको पता है बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, जो हमारे पास 1 1 + ऑन 2 होता है। तो सबसे पहले इसको 1 1 प्रूव करेंगे। तो 1 1 प्रूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, f of x1 को इक्वल मान लेते हैं f of x2 के, मतलब दो फंक्शन की इमेज इक्वल मान लेते हैं और पॉइंट्स को इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4x1 + 3/3x1 + 4,
इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3 अपॉन 3x2 प्लस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो देखो 4x1 किसके साथ करेंगे तो 4 दिए 12x1 x2, ये हो जाएगा 16x1, फिर 3 की बारी 9x2 प्लस 3 चौक 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब देखो 4 3 जा 12x1 x2 इक्वल टू में होता है ये 12x1 x2, उसके बाद 4 की 4 के साथ 16x2, उसके बाद 3 की बारी 9x1 प्लस में 12, ठीक है, तो प्लस 12 से प्लस 12 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचा 16x1 या है 16x2 या है 9x2 या है 9x1, ठीक है, तो x1 को एक साथ कर लेते हैं, x2 को एक साथ, देखो 16x1 है, इसको इस साइड लेके आते हैं माइनस 9x2 सॉरी x1 इज इक्वल टू, या क्या है 16x2 है, उसमें से घटा देते हैं 9x2, देखो बात वही है, 16 में से 9 जाएगा 7x1, 7x1 इज इक्वल टू यह आ जाएगा 7x2, 7 से 7 कैंसिल, तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया x2, हेंस क्या कह सकते हैं इट इज 1 1, इट इज 1 1। मतलब दो फंक्शन हम इक्वल लेकर चले, अगर उनके इमेज इक्वल है, अगर वो पॉइंट भी इक्वल आ जाते हैं तो वो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा 1 1 हो जाता है। तो इसको हमने 1 1 प्रूव कर दिया, अब करेंगे इसको ऑन टू प्रूव। तो ऑन टू के लिए क्या करते हैं, देखो जो हमारा देखो 1 1 हमने इसको प्रूव कर दिया है, अब चलते हैं इसको ऑन टू, इसको मिटा देता हूं मैं, अब करेंगे इसको ऑन टू प्रूव करने। तो ऑन टू देखो कैसे प्रूव करेंगे, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये फंक्शन है ना इसको इक्वल टू वाई मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं वाई, और यहां से देखो फंक्शन की वैल्यू है ये, और ये किसके इक्वल मान लिया हमने वाई के इक्वल, और यहां से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3xy प्लस 4y, ठीक है, तो 4x एज इट इज ये इस साइड आएगा, माइनस का 3xy ये उस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 3, ठीक है, यहां से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y माइनस 3, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 4y माइनस 3 अपॉन ये चला जाएगा 4 माइनस 3y। एक बात ध्यान रखना कि जो हमने ये x की वैल्यू निकाली है यही हमें इसका इनवर्स है, मतलब ये इक्वल होता है f इनवर्स y के। क्यों आया है, देखो fx इज इक्वल टू y पुट किया है ना, f को इस साइड ले जाओ तो इस साइड जाके वो क्या बन जाएगा f इनवर्स y इज इक्वल टू x, मतलब जो x की वैल्यू आती है वही उस फंक्शन का क्या होता है इनवर्स होता है। लेकिन हम तो ऑन टू प्रूव करने चल रहे हैं, तो उससे पहले हमने ये निकाल दिया है कि ये क्या आ गया, इसका इनवर्स आ गया। अब ऑन टू के लिए जो x की वैल्यू है ना वो स्टार्टिंग में पुट कर दो x की जगह पे, तो मतलब आप ध्यान देना एक बार, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो ध्यान से 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y प्लस में 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है यही 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3y प्लस में 4। अब इसको सोल्व करते हैं, अगर सोल्व करने के बाद अकेला y बच जाता है, अकेला अगर y आ जाएगा तो फंक्शन हमारा ऑन टू प्रूव हो जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो अंदर मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 16y माइनस 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y प्लस में 3 डिवाइडेड बाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12y माइनस 9 अपॉन 4 माइनस 3y प्लस का 4। अब देखो यही एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो देखो ये सब के नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और ये 3 3 जा माइनस का 9y, ठीक है। उसी तरह इस 4 की भी देखो 4 की 4 के साथ करेंगे 16 और 4 3 जा माइनस 12y डिवाइडेड बाई ये कंप्लीट, कंप्लीट से ये कंप्लीट कैंसिल, नीचे वाले से हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा देखो माइनस 12 से प्लस 12 कैंसिल, माइनस या 12y से 12y कैंसिल, ठीक है, 16y में से 9y जाएगा, मतलब 16y माइनस 9y क्या आ गया 7y डिवाइडेड बाई, देखो ये कैंसिल हो चुके हैं 16 माइनस 9 7, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास y, मतलब ये फंक्शन क्या है ऑन टू। और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं वो हमारे बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं, और यही हमें क्या करना था प्रूव। उसके बाद इसने एक चीज और पूछी है, ध्यान देना, देखो ये हमारे पास इनवर्स तो निकाल दिया इसका, लेकिन एक बात है कि जो ये इनवर्स आया है ना ये हमारे y में है, इसको x में कन्वर्ट कर लो, मतलब y की जगह क्या पुट कर दो x, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 3x, ये क्या आ गया f इनवर्स x आ गया हमारे पास, आ गया। अब इसने क्वेश्चन में f इनवर्स 0 की वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछी है f इनवर्स 0 की वैल्यू, f इनवर्स 0 मतलब x की जगह क्या पुट कर दिया इन्होंने 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 3,
नीचे करेंगे तो ये 0 हो गया, ये बच गया 4। तो देखो अगला आंसर आ चुका है हमारे पास कि एफ इनवर्स 0 की वैल्यू आएगी -3/4। उसके बाद देखो एक बात और पूछ ली इसने, क्योंकि लंबा क्वेश्चन है ना, कि x की वैल्यू निकालो जब एफ इनवर्स x की वैल्यू 2 है। मतलब एफ इनवर्स x की वैल्यू इन्होंने पहले ही 2 दे दी और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो एफ इनवर्स x क्या ये है, ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या आ जाएगा, 4x - 3 इज इक्वल टू 2 4 जा 8 - 6x। ठीक है, 4x एज इट इज, ये इस साइड आएगा, जुड़ जाएगा, मतलब 4x में 6x जोड़ेंगे मतलब 10x। ये उस साइड गया तो ये आ गया 11। तो x की वैल्यू आ जाएगी 11/10। तो जब हमारा f इनवर्स x किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था, उस केस में x की वैल्यू क्या आएगी, 11/10। तो ये था हमारा 25वां क्वेश्चन। देखो इसके और में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, लेकिन वो है बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड। मतलब फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास एक ऑपरेशन होता है बाइनरी ऑपरेशन, लास्ट एक्सरसाइज होती है फर्स्ट चैप्टर की, लास्ट कंसेप्ट होता है, वो अब की बार रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसको नहीं करेंगे। अब चलेंगे सीधे 26 क्वेश्चन, मतलब 26वें क्वेश्चन के ऊपर, और स्क्रीन पर अभी दिखेगा आपको 1 मिनट के अंदर। पढ़ के देखो एक बार 26वां क्वेश्चन और बताओ कि आप खुद कर सकते हो या नहीं। बता देता हूं थोड़ा सा मैं आपको कि सो दैट द सरफेस, देखो करने की जरूरत नहीं है, ये भी हमारा रिड्यूस कर दिया गया था, क्योंकि जो हमारे मैक्सिमम मिनिमा में एप्लीकेशन का पार्ट आता है, मतलब लास्ट में जाके जब हम मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं तो एक एक्सरसाइज ऐसी होती है, एक कंसेप्ट ऐसा होता है जिसमें हम इसकी एप्लीकेशन यूज करते हैं, मतलब सिलेंडर कोण इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, वो अब की बार रिड्यूस कर दिए गए थे। तो 26वां क्वेश्चन को भी एक बार स्किप कर दो क्योंकि नहीं आएगा एग्जाम में। तो अब चलते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन के ऊपर। तो आपको दिख रहा होगा कि जो 27वां क्वेश्चन है हमारा, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है इंटीग्रेशन का यूज करके। तो ये भी हमारा रिड्यूस कर दिया गया है अब की बार सिलेबस से, कि जो हमारे सिर्फ एक एक्सरसाइज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, जिसमें हम इलिप्स वगैरह इनका एरिया निकालते हैं, जिसमें लिमिट पहले ही गिवन होती है, लेकिन और इसके जो ऑप्शन में पार्ट है वो भी हमारा रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब ये है कि ये जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये हमारा रिड्यूस्ड हो गया है अब की बार, तो इसको छोड़ देते हैं। अगर आप करना चाहो तो बिल्कुल इजी है, ये आप करके देख लेना, अगर ना हो तो कमेंट में बता देना, इसको भी करा देंगे। लेकिन मेरी मानो तो इनको जो मैं स्किप करा रहा हूं इनको मत करना, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आने वाले। सीबीएसई द्वारा रिड्यूस्ड किया हुआ सिलेबस, एक भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में नहीं आएगा, तो ये क्वेश्चन करने की आपको अभी जरूरत नहीं है। हमारे अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, 28वां और 29वां क्वेश्चन है, वो दोनों हमारे सिलेबस से रिड्यूस्ड हुए हैं, क्योंकि 28वां जो क्वेश्चन है वो हमारे है पार्टिकुलर सॉल्यूशन होमोजेनियस इक्वेशन का। तो जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर सीखते हैं उसमें एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी जो होमोजेनियस इक्वेशंस होती हैं वो कंसेप्ट हमारा काट दिया गया है, मतलब रिड्यूस कर दिया गया था। और जो हमारा इससे अगला क्वेश्चन है वो हमारे प्लेन से रिलेटेड, और प्लेन भी अब की बार 3D यानी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिड्यूस कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन पेपर में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे जो हमारे अब की बार आने वाले एग्जाम से रिलेटेड थे। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे। मतलब आप सबको पता है जो 2017 का जो क्वेश्चन पेपर होता है हमारे सीबीएसई द्वारा बनाया जाता है, उसमें 3 सेट होते हैं हमारे पास, सेट 1, 2 और 3। तो सेट 1 का हमारा पेपर अब की बार कंप्लीट हो चुका है। अब सेट 2 और सेट 3 के हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमारे सेट 1 से रिलेटेड नहीं थे और जो रिड्यूस्ड ना हुए हों। मतलब जो सिलेबस रिड्यूस हो चुका है उसको करने का फायदा नहीं है। दूसरी बात, जो हम इस वीडियो में क्वेश्चन कर चुके हैं अब अगली वीडियो में वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यही से समझ में आ गया होगा, उसकी एक्सरसाइज करके देखनी है। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें और इसके हर एक क्वेश्चन आप निकाल कर देखें। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दिया था वीडियो के, अगर आप चाहो तो वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इस वीडियो को पॉज कर करके आप क्वेश्चन निकाल कर देख सकते हो, और जिस क्वेश्चन में आप फंसे उसका सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ।